हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्विक रिवीजन करेंगे सभी थ्योरीज़ का। तो डिटेल में आप देख सकते हैं, अगर आपने देखनी होगी तो प्लेलिस्ट में और साथ ही डिस्क्रिप्शन में सभी थ्योरीज़ के आपको लिंक मिल जाएंगे, तो उसमें आप जाकर डिटेल में वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी अभी क्विक रिवीजन करेंगे, जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए ये बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। तो एग्ज़ाम से पहले मैंने आपके लिए प्रॉमिस किया था, तो उस करके जो है आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवानी मेरे लिए ज़रूरी थी। हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बावजूद उसके आपके लिए क्लास रिकॉर्ड की गई है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में डायरेक्ट प्रश्न क्या क्या बनते हैं, कहाँ कहाँ से बनते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सबसे पहले किसने दी, तो ये दी थी इवान पेवलो ने। तो इवान पेवलो आपके रशियन साइंटिस्ट थे, जिसके लिए इस एनिमल डाइजेशन के ऊपर जिन्होंने काम किया था, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी आपका मिल चुका है 1904 में। अगर आपने ये तथ्य याद रखना है तो आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी बात की जाए इस थ्योरी की, तो इस थ्योरी में आपकी जो है डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, इसमें दो तीन चीज़ें आपकी ध्यान देखने योग्य है। ध्यान देने योग्य क्या है, एक तो बिहेवियरिज्म आपकी थी, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इसमें रहा था। इसमें इन्होंने काम किया था अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ, इन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस जोड़ दिया था। और उसके बाद जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग में आपको देखने को मिलेंगे जो पॉइंट आपके पास, चाहे वो एक्विजिशन है, चाहे आपके पास इसमें जनरलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे डिस्क्रिमिनेशन या फिर एक्सटेंशन या फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो ये सारे आप प्रोसेस ऑफ लर्निंग में इसमें आप देख लेंगे। तो इसमें जो एक तो टर्म्स आपकी यूज़ होती है वो क्या होती है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो कई बार पूछा जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस इसमें क्या था। अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि नेचुरल स्टिमुलस। स्टिमुलस उद्दीपन, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको लालच पैदा कर रही है। तो यहाँ पे जो है कुत्ते को जो है एक लार के लिए जो है लार निकलने के लिए जो चीज़ उत्तेजित कर रही है, या फिर आपके लिए कह लीजिए कि लालच उत्पन्न जो कर रही है, वो क्या आपके पास एक फूड। तो फूड जो कुत्ते के सामने रखा गया है, एक डॉग के सामने जो फूड दिया गया है, वो उसमें लालच पैदा कर रही है। फूड उसके पास कौन सा होगा, उसका फेवरेट फूड, चाहे वो आपके पास उसमें चाहे वो नॉनवेज हो आपके पास हो। तो इस करके थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो जो उसका इंपॉर्टेंट क्या फैक्ट रहेगा, जो चीज़ आपको लालच उत्पन्न कर रही है, कोई भी आपको जो स्टिमुलस क्या होगा, एक ऐसी चीज़ या ऐसी जो प्रतिक्रिया उसके थ्रू आपकी आ रही है जो कि आपके लिए जो स्वाभाविक है। जैसे कि एक डॉग को जो है हड्डी को देखकर जो है मुंह से लार आना स्वाभाविक आपका रहता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी आपके पास अनकंडीशनल स्टिमुलस के रूप में जो यूज़ किया गया वो किया गया फूड का, यानी कि नेचुरल स्टिमुलस है कि आपके पास खाने को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना एक स्वाभाविक क्रिया आपकी देखने को मिलती है। अब इसमें जो इसी को क्या किया गया, जो भी अनकंडीशनल आपके जो रहता, अनकंडीशनल क्या है, आपके पास फूड है और फूड को देखकर जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या देखने को मिला, सलाइवा आपके देखने को मिला था। उसी तरह आपके पास इसमें कंडीशनल स्टिमुलस जो आपके बनाया गया, कंडीशनल स्टिमुलस को सी एस से आपके दर्शाया जाता है। तो सी एस इसमें कंडीशनल स्टिमुलस क्या था, कंडीशन इसमें रखी गई, फूड के पहले बिल्कुल आपकी बेल बजाई गई, फूड प्लस बेल आपके पास इसमें कंडीशनल स्टिमुलस है, या कह लीजिए उसको आर्टिफिशियल स्टिमुलस आपका इसमें रहेगा। और इस तरह जो आपके पास इसमें रिस्पॉन्स तो देखने को मिलेगा उसको कहेंगे कंडीशनल रिस्पॉन्स। एक चीज़ याद रखना, यू आर और सी आर, यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स हमेशा दोनों सेम रहते हैं। जिस तरह से खाने को देखकर कुत्ते के मुंह से लार आई, उसी तरह बेल को आवाज़ सुनने के बाद भी कुत्ते के मुंह से लार आपकी आई। तो दोनों चीज़ों में आपकी चीज़ एक सेम रही। वो सेम क्या रही, रिस्पॉन्स चाहे कंडीशनल हो चाहे अनकंडीशनल, यानी कि नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल, दोनों में रिस्पॉन्स आपका एक ही रहेगा। वो रिस्पॉन्स क्या रहेगा, कुत्ते के मुंह से लार आपके दिखने को मिलेगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं यू आर यानी कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स दोनों आपके सेम होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इसमें यस कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या कर देना, इसमें यस कर देना है। इसके बाद अगर हम देखिए कंडीशनल जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसमें प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग में मैंने कहा था एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है कि पहले क्या इसको सिखाया गया कि बेल के बाद खाना आएगा, ये चीज़ इसको सिखाई गई। जिसमें बेल पहले हालांकि न्यूट्रल काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने ये सीख लिया कि बेल के बाद आपके जो है इसमें खाना दिया जाएगा। तो अंत में क्या कर देता है वो, बेल की जो आवाज़ सुनकर उसमें सलाइवा आपके जो शुरू कर देता है सिक्रेशन करना। इसके बाद देखा जाए जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या है, अब बेल की जितनी भी आवाज़ें कुत्ते को सुनाई दे रही है, उन सभी पे वो अब जो है सलाइवा शुरू कर देता है निकालना। तो इस तरह से ये आपकी जनरलाइजेशन की एक समस्या देखने को मिली। फिर डिस्क्रिमिनेशन उसको सिखाया गया कि किस तरह से जो है उसको पहचाना जाए कि किस एक पर्टिकुलर बेल पे आपके जो है खाना कुत्ते को दिया जाएगा और किसके ऊपर आपके जो है खाना नहीं दिया जाएगा। तो ये आपकी जो इसमें रहेगा आपके पास डिस्क्रिमिनेशन, उसको पहचान करवाई गई। बाद में एक्सटेंशन, बाद में उसको ये सारा जो है भूलने पर मजबूर किया गया कि खाने और बेल का जो है कोई लिंक आपके नहीं है। इसकी आपकी जो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इसको देख सकते हैं अगर आपने देखनी हो। और लास्ट में क्या देखने को मिला, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि पहले जो चीज़ जो है डॉग को सीखने में 2 मंथ का समय लगा,
और बाद में वही चीज़ जो सूखने में उसको कितने समय लगा, 3 से 4 दिन आपकी जो इसमें लगे। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी आपकी पहले की बजाय जल्दी आपकी प्राप्त की जा सकती है। तो ये थी आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग, यहाँ से डायरेक्ट आपके लिए एक प्रश्न देखने को बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, एक प्रश्न आपका डायरेक्ट यहीं से बनेगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो किसने दी, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपकी दी गई थी बीएफ स्किनर द्वारा। इंपॉर्टेंट है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसको कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने आपकी थ्योरी दी थी। जिस तरह आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग एसआर पर बेस्ड थी, बिल्कुल ये इसके अपोजिट थी, ये आपके आरएस पर बेस्ड थी। तो आरएस पर बेस्ड कौन सी थ्योरी आपकी रहेगी, तो ये रहेगी आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि किसके द्वारा दी गई थी, बीएफ स्किनर द्वारा दी गई थी। एक्सपेरिमेंट किया था इसमें कबूतर पे, और साथ में जो इसमें देखने को मिला था एक रेट, एक चूहे के ऊपर इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो उनको पहले जो है अनुक्रिया करने के लिए उनको छोड़ दिया गया, उनको किसी भी तरह का लालच इसमें नहीं दिया गया। हालांकि जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें देखने को मिलता है आपके पास इसमें पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट पे इन्होंने काम किया था। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो ये टोटली बेस्ड थी आपके पास आरएस पे। तो पहले जो है कुछ करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दिया जाए चाहे नेगेटिव दिया जाएगा, उसके लिए रिस्पॉन्डेड रहना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्डेड रहने के लिए इनको जो अनुक्रिया करनी है वो इनको खुद से ही करनी है। अब ये इन्हीं के ऊपर बेस करेगा, इन्हीं के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि उनको जो है बाद में पॉजिटिव रिस्पॉन्समेंट मिलेगा या फिर इसमें नेगेटिव मिलेगा। तो एसआर पर बेस रही थी आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो बीएफ स्किनर की थ्योरी थी सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। एक्सपेरिमेंट किया गया था एक कबूतर पे और आपकी इसमें एक रेट के ऊपर। अगले हम देख लेते हैं साथ साथ। तो ये है आपके पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपकी जो किसके द्वारा दी गई, थॉर्नडाइक द्वारा दी गई, जिसको प्रयास और भूल का सिद्धांत भी आप कहते हैं। तो हिंदी वाले इसको प्रयास और भूल का सिद्धांत याद रखेंगे, इंग्लिश वाले ट्रायल एंड एरर इसमें याद रख सकते हैं। इसके माध्यम से क्या सीखने को मिला, इसके माध्यम से सीखने को मिला कि किस तरह से जो है बार बार एक ही काम करने से आपको जो है बाद में उसमें जो एक्सपर्ट आप हो जाते हो, या फिर कह लीजिए कि बार बार जो है एक ही काम अगर आप करते रहो तो गलतियाँ उसमें कम हो जाती है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि आप उसमें जो है बिल्कुल आपकी उसमें मास्टरी हो जाती है। तो ये पूरी तरह से सिद्ध करती है आपकी एसआर थ्योरी। तो अगर आपसे डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा जाए कि एसआर थ्योरी को किसने सिद्ध किया था या एसआर थ्योरी किसने दी थी, तो आपकी थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी। हालांकि अगर बात करें इवान पेवलो की, इवान पेवलो ने भी एसआर पे काम किया था, एसआर पर ही बेस उसकी थ्योरी थी। पहले स्टिमुलस दिया गया, फिर रिस्पॉन्स उसमें देखने को मिला। उसी तरह अगर हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म की बात करें जो कि आपके जेबी वॉटसन है, तो जेबी वॉटसन भी आपके एसआर पर ही बेस थे, जिन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट जो किया था बालक अपने बालक पे किया था। तो वो भी आपकी काम कर रही थी किसके ऊपर, स्टिमुलस के ऊपर, और बाद में उस पर रिस्पॉन्स, यानी एसआर पे वो सभी काम कर रही है, चाहे इवान पेवलो की हो, चाहे थॉर्नडाइक की हो, चाहे जेबी वॉटसन की हो। लेकिन जो एसआर थ्योरी को जो सिद्ध किया था, एसआर थ्योरी जो आपकी एक्चुअल में दी थी वो किसके द्वारा दी गई, तो इसको थॉर्नडाइक द्वारा। थॉर्नडाइक ने इसको एक अलग लेवल पे, अपने लेवल पे ले गया। डिटेल में समझने के लिए आपको डिटेल में वीडियोस देखनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट में जाकर साइकोलॉजी की, उसमें जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो सीधी बात ये है कि आपके पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी, थॉर्नडाइक ने दी थी। एक्सपेरिमेंट किया गया था एक कैट के ऊपर। और एसआर थ्योरी किसने दी, तो एसआर थ्योरी भी आपकी जो है यहाँ पे थॉर्नडाइक द्वारा दी गई। तो आपने याद रखना है कि लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर जो आपकी ये किसने कहा था, या फिर थॉर्नडाइक द्वारा कहा था, जिसके लिए इसने लॉ ऑफ लर्निंग के आपके जो है दो तरह के लॉ इसने बात की थी। एक मेन लॉ आपके रहेंगे, एक इसमें सेकेंडरी लॉ। तो मेन लॉ आपके जो कौन कौन से थे, 3 तरह के इसमें मेन लॉ की इसमें बात की गई थी। तो मेन लॉ भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लॉ ऑफ रेडीनेस इसमें रहे थे, या फिर इसको प्राइमरी लॉ भी आप कह सकते हो। तो ये आपकी लॉ ऑफ रेडीनेस पहला। सेकंड कौन सा था, सेकंड था आपके पास इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट, और थर्ड आपके पास था लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये कई बार एग्जाम में आपके देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह अगर आप देखिए इसमें सेकेंडरी लॉ भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सेकेंडरी लॉ अगर आपने लिखनी है तो लिख लीजिए, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी आपके पास होगा, इंटेंसी स्टिमुलस होगा, इसके अलावा मल्टीपल रिस्पॉन्स होगा, सेट, और आपके पास इसमें एटीट्यूड रहेंगे, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड्स आप कह लीजिए। इसके अलावा लॉ ऑफ एनालॉगी एंड एसिमुलेशन इसमें कह सकते हैं आप, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग आप किसमें कह सकते हैं, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी इसमें आप कह सकते हैं। तो ये आपके सेकेंडरी लॉ थे। अगर आपसे यहाँ से भी पूछा जाए तो ये भी आपने ध्यान रखना है। साथ ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे भी इसने काम किया था, जिसमें पॉजिटिव आपकी जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की गई है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की है, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की इसमें बात की गई है। किस तरह एक चीज़, एक विषय से सीखी गई चीज़ों को दूसरे विषयों में आपके सहयोग मिलता है, वो पॉजिटिव कहलाएगा। कि नेगेटिव क्या होगा कि आपकी जो है एक चीज़ आपने जो सीखी है वो दूसरी चीज़ को सीखने में जो आपकी जो है कह लीजिए बाधा उत्पन्न करिए, बैरियर्स आपके ऊपर
उत्पन्न करी है वो आपके नेगेटिव लॉ ऑफ लर्निंग में आपके गए। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का आपका क्या होगा कि जिसमें ना पहली और दूसरी जो आपकी होगी ना उसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ना उसमें पॉजिटिव पड़ रहा है, वो अपने आप में एक अलग ही आपके जो है एक्सपीरियंस है, अलग ही आपकी जो एक लर्निंग है, तो वो जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का आपकी इसमें पार्ट रहेगा। तो ये थॉर्नडाइक द्वारा ये सारी चीज़ें आपकी देखने को मिली। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं इनसाइड थ्योरी आपकी जो रही थी, इनसाइड थ्योरी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनसाइड थ्योरी जो है ये किससे संबंधित थी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसमें को वो कहा जाता है। आपको मैं स्लाइड दिखा देता हूँ, ये आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इसमें देख लीजिए इनसाइड थ्योरी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया। इसमें 3 व्यक्तियों के नाम आपको देखने को मिलते हैं, वर्दिमल, कोहलर और कॉफा। ये आपके कौन थे, तो ये आपके पास ये थे इसमें गेस्टाल्ट आपके थ्योरिस्ट इनको कह सकते हो। तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित आपके कौन कौन से व्यक्ति थे, वर्दिमल, कॉफा और कोहलर, ये तीनों थे। एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर रहा था, इनसाइड थ्योरी। तो ये रहा था आपके पास चिंपैंजी पे। तो आपका एक कौन था, तो चिंपैंजी आपकी जो इसमें नाम रखा गया था चिंपैंजी का सुल्तान। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनसाइड थ्योरी में जो आपकी जो एक्सपेरिमेंट जो किया गया था उसका जो है चिंपैंजी का नाम क्या था, तो सुल्तान आपके था। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। बाकी रही बात आपके पास है वर्तिमल, कोफा, कॉलर की, तो ये सभी किससे संबंधित है, आपके गेस्टालवादी विचारधारा से संबंधित है। ये आपके बिहेवियरिस्ट आपके नहीं थे, ये चीज़ आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। बाकी बात की जाए अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का जो श्रेय किसे जाता है, तो ये आपकी कॉलर को जाता है। तो इसमें एक पर्टिकुलर नाम आपको देखने को मिल सकता है अगर इनसाइड थ्योरी में, तो इनसाइड थ्योरी आपकी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये आपके पास दी गई थी कोहलर द्वारा, जो कि आपकी जर्मनी का था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। हालांकि ये संबंधित आपके सभी थे गेस्टार्डवादी विचारधारा से, ये चीज़ आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। बाकी सूझ का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, तो ये भी सभी आपके जो कॉलर इसमें देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन आपके पास तीनों दिया जाए, ऑप्शन डी दिया जाए कि ऑल ऑफ दीज, तो आपकी इसमें ऑल ऑफ दीज लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपके पास ये रहेगा, तो इस करके आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से हम देखेंगे लर्निंग डोमेन्स। तो लर्निंग डोमेन्स आपके कितने तरह थे, सीखने क्षेत्र कितने तरह के आपके देखे गए हैं, तो ये आपकी 3 तरह की, कॉग्निटिव हो गया, अफेक्टिव हो गया, साइकोमोटर। इसमें हम डिस्कस कौन से करेंगे, डिस्कस हम करेंगे इसमें कॉग्निटिव। पहले आपको थोड़ा सा ऐसे ही पता होना चाहिए जो आपकी कॉग्निटिव डोमेन्स है, कॉग्निटिव डोमेन्स आपके किससे संबंधित है, थिंकिंग से संबंधित है। अफेक्टिव की अगर हम बात करें तो इसको इमोशन से आप या फीलिंग से आप इसको कह सकते हैं। फिजिकल की अगर हम बात करें या साइकोमोटर की हम बात करें तो ये फिजिकल से लेकर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी जितनी भी मांसपेशियाँ हैं वो आपकी काम इसमें करेंगे। अभी हम इसमें जो देखने वाले हैं आपके जो कॉग्निटिव डोमेन्स में ये देखेंगे बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी। कॉग्निटिव से आपकी डिपेंड रहेगी, कॉग्निटिव डोमेन किसने दिया है, बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिया है। इसके टैक्सोनॉमी के अनुसार 1956 में देख लीजिए, 1956 में आपके जो किस तरह से आपके देखने को मिलती है। जितने भी इसने जो पॉइंट बताया है ये आपके डिपेंड करते हैं हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग जो आपकी डिपेंड है, या हमारी जो एजुकेशन है वो 2 तरह से आपके देखने को मिलती है। आपके पास एक दिखती है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, एक दिखती है आपके पास हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो लोअर ऑर्डर की हम बात करें तो स्टार्टिंग के जो 3 है ये आपके लोअर ऑर्डर पर बेस है, उसके अलावा बाकी के जो 3 है ये आपके पास हायर ऑर्डर पर बेस है। लो ऑर्डर की अगर हम बात करें, नॉलेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, इसके अलावा एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन ये आपके पास हायर ऑर्डर पे बेस है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। बाकी बात की जाए आपकी जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आपके पास 1956 के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी बात की जाए 2001 में आपकी रिवाइज की गई थी। इसके बाद जो इनका थोड़ा सा इसको चेंज करके जो इनके नाम रखे गए थे, ये रखे गए थे नॉलेज को रिमेंबरिंग कहा गया, कॉम्प्रिहेंशन को आपकी अंडरस्टैंडिंग कहा गया, इसके अलावा एप्लीकेशन को अप्लाइंग आपकी कहा गया, इसके अलावा जो एनालिसिस को एनालाइज कहा गया, सिंथेसिस को इवेल्युएशन आपके जो है कहा गया, और लास्ट में आपके इसमें क्रिएट रखा गया। क्रिएट इसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी रहेगी नॉलेज की, जो कि आपके पास 2001 की ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग आपकी ये दिखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, इन 3 डोमेन्स को आपको 3H से भी आप इसको जो है याद रख सकते हैं। 3H इसमें किस तरह से याद रखेंगे, पहले वाला H आपके इसमें रहेगा, किसके ऊपर ये बेस रहेगा, तो ये आपके हेड के ऊपर रहेगा। हेड यानी कि कॉग्निटिव, हेड में आप जो सोचने समझे वाली चीज़ें आपके जो करते हैं तो उसके लिए हेड से संबंधित आपका फर्स्ट H आपका रहेगा, हेड रहेगा। सेकंड H आपका इसमें देखने को मिलेगा जो कि आपके पास अफेक्टिव डोमेन से, अफेक्टिव में आपके पास इसमें फीलिंग रहती है, फीलिंग आपकी हार्ट में रहती है, तो सेकंड H आपका हार्ट से संबंधित रहेगा। थर्ड H आपका रहेगा, इसमें थर्ड H में क्या करेंगे, मांसपेशियों का यूज़ किया जाएगा अपने स्किल के अकॉर्डिंग। इसमें जो आप इसमें जो देखने को मिलेगा जो आपके हैंड से रहेगी। तो फर्स्ट आपका हेड से रहेगा, सेकंड आपका हार्ट से रहेगा, थर्ड आपका इसमें हैंड से रहेगा। तो 3H से भी जो इनको आप याद रखते हैं। टोटली आपके पास 3 डोमेन्स हैं। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आपकी बनी है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में इसमें दे रहा हूँ।
चलिए आगे कर लेते हैं। आगे हम देखेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस। कोग्निटिव डेवलपमेंट में अगर हम बात करें, जीन पियाजे ने कितने तरह के स्टेज की बात की है, 4 तरह की बात की गई है। पहली कौन सी है? पहली आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपकी कहाँ से रहेगी? जन्म से लेकर आपकी 2 वर्ष की अवस्था तक रहेगी। दूसरी स्टेज की अगर हम बात करें, दूसरी आपकी कहाँ रहेगी? प्री ऑपरेशनल स्टेज आपको इसमें कहेंगे। ये रहेगी आपके पास 2 ईयर से लेकर 7 ईयर तक। तीसरी की अगर हम बात करें, तीसरी स्टेज आपकी कहाँ से कहाँ तक रहेगी? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, ये रहेगी आपके पास 7 to 11 ईयर। चौथी स्टेज की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलेगी आपके पास 11 ईयर से अबव को, जिसको कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। बाकी इसमें डिटेल में अगर हम बात करें, डिटेल में इसमें बहुत से पॉइंट आपके देखने को मिलेंगे। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी होती है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा खुद देखनी पड़ेगी। डिटेल में जाकर आपको ये सारी सर्च करनी पड़ेगी। बाकी कोग्निटिव डेवलपमेंट से डायरेक्ट एक प्रश्न ये बनता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेज की बात किसने की है? तो जीन पियाजे द्वारा की गई है। सेंसरी मोटर स्टेज आपकी कितने से कितने तक रहेगी? 2 से लेकर आपकी 0 से लेकर 2 वर्ष तक आपकी रहेगी। इसके अलावा प्री ऑपरेशनल आपकी कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर 7 वर्ष तक। और इसके अलावा बात की जाए आपके पास कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, ये आपके 7 to 11 रहेगी। और आपके पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये 11 ईयर से अबव ही रहेगी। हो सकता है इनके पास ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है, ईयर्स इनके आपने याद रखने हैं। साथ ही अगर आपसे एज दी जाएगी, इस एज को जो है, किस पर्टिकुलर एज को जो है जीन पियाजे द्वारा क्या कहा गया है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी है। तो कोग्निटिव डेवलपमेंट से भी आपका डायरेक्ट एक प्रश्न देखने को बन सकता है। कंटिन्यू करेंगे। आगे हम देख लेते हैं, ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 3 अवस्था आपकी कौन कौन सी थी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इनएक्टिव आपका हो गया, आइकॉनिक हो गया, सिंबॉलिक हो गया। इनएक्टिव की अगर हम बात करें, इनएक्टिव आपकी 0 से लेकर 18 मंथ तक के बच्चे की स्टेज को आपकी इसमें कहा गया इनएक्टिव स्टेज। इसमें अगर आप देखिए तो इसमें जो क्रिया के आधार पर जो व्यक्ति है, आप कह लीजिए बच्चे आपके सीखते हैं, क्रियात्मक अवस्था इसको कहा जाता है। प्ले विद ए बुक, एक जो है कुछ करके उसको सिखाया जा रहा है, तो इसको कहा जाता है इनएक्टिव। आइकॉनिक की अगर हम बात करें, लुकिंग एक पिक्चर, पिक्चर के माध्यम से चित्र के आधारित तो आपकी जो इसमें लर्निंग देखने को मिलती है, जो कि 18 मंथ से लेकर 6 ईयर तक आपकी इसमें देखने को मिलती है। ब्रूनर की कोग्निटिव स्टेज की दूसरी स्टेज आपकी ये रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखिए, इसमें सिंबॉलिक आपके पास इसमें थर्ड ऑप्शन दिया है। सिंबॉलिक का तीसरी स्टेज इसमें बात की गई है ब्रूनर ने। तो इसमें देखिए बच्चा आपके 6 ईयर से ऊपर की अवस्था आपकी इसमें देखने को मिलती है। इसमें सीखता कैसे है? भाषा आधारित, उस भाषा के आधार पर संकेतात्मक अवस्था इसको कई बार इसमें लिखा जाता है। तो इसमें बच्चा इसमें दिखेगा रिसर्च एंड रीड एंड रिसर्च के माध्यम से इसमें देखने को मिल जाएगी उसकी जो लर्निंग। और साथ ही इसमें को कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलता है। जो आपके पास स्पायरल बात की जाए, आपके पास स्पायरल करिकुलम, ये भी आपका जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था? ये आपके पास ब्रूनर द्वारा दिया गया था। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसमें कह सकते हैं। स्पायरल यानी कि आपके जो एक स्पायरल जो होता है उस तरह से इसमें करिकुलम देखने को मिलता है। घुमावदार करिकुलम रहेगा, धीरे धीरे बच्चों को इसमें जो है सिखाया जाएगा। बाकी की बात की जाए ब्रूनर की, ब्रूनर ने जो डेवलपमेंट की जो कंटिन्यूस माना है कि आपकी जो डेवलपमेंट क्या है, एक जो है एक प्रोसेस आपका इसमें कंटिन्यू आपका चला रहेगा, बजाय उसके कि जैसे कि जीन पियाजे ने इसको स्टेजेस में आपके बांट दिया था। तो इस करके इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, आपके पास एक आपने सुना होगा एक वर्ड है आपके पास स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसके द्वारा दिया गया था? ब्रूनर द्वारा दिया गया था। अब ये स्केप फोल्डिंग क्या है? स्केप फोल्डिंग ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक वर्ड है, ये आपका क्या है? ये आपका बताता है कि एक जो है आपसे अधिक जो है बुद्धिमान बच्चा, या आपसे अधिक जो एक जो है कह लीजिए एडल्ट आपका जो पार्टिसिपेशन है कह लीजिए, उससे जो है व्यक्ति जो सीख रहा है, अपने से ज़्यादा ज्ञान के आयु के व्यक्ति से अगर आप सीख लीजिए, या अधिक ज्ञान के पर्सन से आप सीख रहे हो, तो वो आपका स्केप फोल्डिंग है। यानी कि आपसे जिसको अधिक आएगा, आप उससे कुछ चीज़ सीख रहे हो, यानी कि उसको जो है आपसे अधिक आता है उससे सीखना, ये आपका स्केप फोल्डिंग आपका रहेगा। तो ये इसकी अवधारणा जो आपकी थी, ये कॉन्सेप्ट आपकी किसने दिया था? तो ये आपकी जो कॉन्सेप्ट आपकी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही आपका एक पार्ट है, जो कि आपके ब्रूनर द्वारा इसको दिया गया था। तो ये तीनों स्टेजेस आपने याद रखनी है, इनकी अवस्था याद रखनी है। तीनों आपके जो एक ये पीरियड रहेगा, पहले इसमें इनएक्टिव आएगा, फिर आइकॉनिक आएगा, फिर सिंबॉलिक आएगा। साथ में इसमें जो इनकी एज आपने याद रखनी है। इनएक्टिव की अगर मैं बात करूँ 0 से लेकर 18 मंथ तक। इसके अलावा आइकॉनिक की अगर हम बात करें तो आइकॉनिक 8 से लेकर 6 ईयर तक। और सिंबॉलिक की अगर हम बात करें, सिंबॉलिक 6 ईयर से अधिक की अवस्था आपकी इसमें देखने को मिल जाएगी। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्ट आपसे यहीं से प्रश्न बन जाए, तो थोड़ा थोड़ा आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए आगे हम इसमें देखेंगे। आगे हम देख लेते हैं इसमें वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चर आपकी जो थ्योरी है वो आपकी किस पर बेस है, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम इसमें चर्चा कर लेते हैं।
चलिए, ये है आपके पास वायागोस्की ने सोशल कल्चर जो थ्योरी आपकी दी है, ये किसके ऊपर बेस्ड थी। इन्होंने काम किया था कि इनका पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि इनका क्या मानना था कि लर्निंग आफ्टर डेवलपमेंट होती है। पहले एक डेवलपमेंट हो जाएगी बच्चे की, जितनी एक स्टेज है उस डेवलपमेंट के हिसाब से बच्चों को लर्निंग साथ साथ इसमें होगी। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया था कि लर्निंग आफ्टर डेवलपमेंट आपकी इसमें होगी। हालांकि ब्रूनर क्या मानते हैं, डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है। पियाजे का जो कहना था, पियाजे क्या है, डिसकंटिन्यूड, इसमें डेवलपमेंट की बात करते हैं। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज जीन पास द्वारा थी डिसकंटिन्यू, इन्होंने कहा था कि एक स्टेज पे एक उतनी ही डेवलपमेंट बच्चे की हो सकती है। हालांकि इनका ये नहीं माना था, इनका माना था कि पहले जो आपके पास जो आपकी डेवलपमेंट होगी उसके बाद ही आपकी इसमें लर्निंग होनी, यानी कि लर्निंग आफ्टर डेवलपमेंट इनका मानना था। जिन्होंने इसमें जो बात की थी, किसके ऊपर बात की थी, इन्होंने जो बात की थी आपके पास इसमें कल्चर पे, तो सोशल हिस्टोरिकल एंड कल्चर मीडिएशन पे इसमें बात की गई थी आपके वायगोस्की द्वारा। इसके अलावा इन्होंने बात किया था दूसरा मुद्दा था आपके पास सोसाइटी। तो सोसाइटी के आधार पर इन्होंने जो कहा था डेवलपमेंट कैसी होगी, तीसरा इन्होंने कहा था लैंग्वेज। तो इसके अलावा अगर आप इसमें देखिए तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, तो ये भी कॉन्सेप्ट इन्हीं का था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि बच्चे की एक पर्टिकुलर एज के बारे में आप ऐसे नहीं बता सकते, उनकी बुद्धि के बारे में, उनकी योग्यता के बारे में ऐसे नहीं बता सकते हैं। कुछ चीज़ें आपकी ऐसी होगी बच्चे को खुद आती है, कुछ वो किसी और की मदद से आपके जो कर सकते हैं। एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि बच्चे उस लेवल का जो है कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं, जिसको जोन ऑफ आपके पास प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का आता है, ZPD। इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें जो आपके पास कॉन्सेप्ट जो आपका ब्रूनर ने जो दिया था, कौन से वाला, तो ये आपके पास स्केप फोल्डिंग वाला, यहाँ पे भी आपको इस थ्योरी में देखने को मिलेगा। इस थ्योरी में कैसे देखने को मिलेगा, इसमें जो है स्केप फोल्डिंग का जो अर्थ इसमें लिया गया है टेम्परेरी सपोर्ट से, कि एक जो है हायर थिंकिंग का जो पर्सन है वो हेल्प करेगा एक जो है लोअर थिंकिंग के पर्सन की, या कह लीजिए कि मोर इंटेलिजेंट पर्सन जो आपसे है वो आपको गाइड कर रहा है कि इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। बाकी बात की जाए जोन ऑफ जो आपके पास इसमें ZPED में कह रहा हूँ, तो ये क्या है, आपके डिफ़िकल्ट लेवल आपके बता रहा है, किसी बच्चे को एक समस्या का समाधान दिया जा रहा है, अगर उसकी एज के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है तो फिर तो ठीक है, वो उसमें कर लेता, इजीली उसको जो है अटैम्प्ट वो कर लेगा। बाकी जो किसी हेल्प की सहायता से कर रहा है, इसको स्केप फोल्डिंग आप इसको कह सकते हैं कि टेम्परेरी सपोर्ट इसमें रहेगा। बाकी एक लेवल ऐसा आपके पास आ जाएगा बच्चे का कि उसको जो है किसी और की माध्यम से भी उसको जो प्रॉब्लम की समस्या का हल बच्चा नहीं किया करेगा या नहीं कर पाएगा, जिसको कहा गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपके पास वायगोस्की के सोशल कल्चर के 3 इफेक्ट रहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपका डायरेक्ट देखने को बन सकता है। चलिए आगे देख लीजिए, आगे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो इमेज आ रही है तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे एरिक्सन की थ्योरी है। एरिक्सन ने किस तरह से लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी इसको कहा जाता है, एक चीज़ आपने याद रखनी है। बाकी एरिक्सन ने स्टेजेस ऑफ दिस साइको सोशल डेवलपमेंट की इसमें बात की है, किस तरह से बच्चे की जो अवस्था है आपकी कितनी कितनी बढ़ेगी, या क्या क्या चीज़ें वो किस एक पर्टिकुलर चीज़ में किस एक अवस्था में वो आपके सीखेगा। तो इसमें अगर आप देखें तो इन्फेंसी जो पीरियड है इसको ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट की इसने अवस्था कहा है, इंपॉर्टेंट है, किस तरह बच्चे ट्रस्ट करना सीखते हैं दूसरों के ऊपर, किस तरह से उनका जो विश्वास उठ जाता है। कुछ एक बच्चे सभी के पास चले जाते हैं, उनके कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं पूर्व में, जो उसके आधार पर जी मिसट्रस्ट और आपकी ट्रस्ट की जो भावना आपकी बहती है ये बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड को देख लीजिए, एंटोनॉमी इसमें शेम एंड डाउट की इसने अवस्था कहा है। इसके अलावा इनिशिएटिव वर्सेस आपकी गिल्ट की अवस्था इसने कहा है। इसके अलावा बात कीजिए इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी। इसके अलावा आइडेंटिटी आप लिख लीजिए वर्सेस आपके रोल कन्फ्यूजन इसमें किस तरह से देखने को मिलते हैं। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इसके अलावा जनरेटिव वर्सेस स्टेगलेशन आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये सारी अवस्था है किस तरह से आपकी रहेगी, एरिक्सन ये अवस्थाएं आपकी दी है धीरे धीरे। तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी पहली, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8, यानी कि 8 तरह की अवस्थाओं की बात देखने को मिलती है। एरिक्सन की थ्योरी है तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से। बाकी अधिक डिटेल में देखने के लिए आपको जो खुद इसको थोड़ा सा चेक करके इसमें देखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करने का बिल्कुल समय नहीं है, तब तो आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे हम देखेंगे गिलफोर्ड का एसआई मॉडल, हम इसमें देखते हैं त्रियामी स्थान जिसको आप कहते हैं 3 डायमेंशनल थ्योरी जिसको आप कहते हो। तो ये है आपके पास गिलफोर्ड का एसआई मॉडल जिसको आप कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, आप इसमें कह सकते हैं एसआई मॉडल। तो ये आपके इंटेलेक्ट इसमें 3 तरह के इसमें देखने को मिलते हैं। 3 तरह के कौन कौन से आपको मैंने बताया है। गिलफोर्ड का जो है आपके पास इंटेलिजेंस का जो है आपके पास ये थ्योरी है, ये 3 आयाम आपके बताते हैं, 3 डायमेंशन हम बता रहे हैं कौन कौन से। तो पहला अगर आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इसमें देख लीजिए ऑपरेशन होगा, इसके अलावा जो आपके लिए कंटेंट होगा, इसके अलावा आपके पास इसमें प्रोडक्ट होगा। तो 3 आपकी इसमें रहेंगे, ऑपरेशन,
कंडक्ट और इसके अलावा प्रोडक्ट। तो यहीं से अगर आप इसको समझ लीजिए, ऑपरेशन को कॉग्निशन से संबंधित आपके इसमें कहा गया है। कंटेंट की अगर हम बात करें सिंबॉलिक से संबंधित इसमें दिखाया गया है। प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो क्लास से संबंधित ही आपकी इस पे दिखाया गया है। इसको समझने का जो है अब जो है आपके पास समय बिल्कुल कम है, तो इसको आप इस तरह समझ लीजिए। ऑपरेशन में अगर आप देखें तो ऑपरेशन में आपके 5 पॉइंट देखने को मिलते हैं। इवोल्यूशन मिलता है, कन्वर्जेंट, प्रोडक्शन, इसके अलावा डाइवर्जेंट, इसके अलावा मेमोरी और आपके कॉग्निशन। वहीं बात की जाए आपकी जो इसमें प्रोडक्ट में आपके जो कितने तरह के टाइप आपके देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में आपके पास इसमें देखने को मिलेगा कौन कौन से आपके टाइप इसमें रहेंगे। तो ये आपके रहेंगे यहाँ पे यूनिट रहेगा, क्लासेस रहेगा, रिलेशन रहेगा, सिस्टम रहेगा, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, इंप्लीकेशन आपका इसमें देखने को मिलेगा। कंटेंट की अगर हम बात करें, कंटेंट में कितने तरह के टाइप आपके देखने को मिलेंगे, विजुअल मिलेगा, ऑडिटरी, सिंबॉलिक आपका रहेगा, सिस्टमेटिक रहेगा, बिहेवियरल से संबंधित रहेगा। 3 आयाम यानी कि एक जो 3D मॉडल होता है 3 तरह से आपका दिखाई देता है। 3 तरह से दिखाई देता है, कौन कौन से, उसको एक नाम दिया है, ऑपरेशन, कंटेंट और आपके प्रोडक्ट। ऑपरेशन कॉग्निशन से संबंधित रहेगा, कंटेंट आपके सिंबॉलिक से संबंधित रहेगा और प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट आपकी क्लास से संबंधित रहेगा। बाकी इसको डिटेल में देखने की जरूरत है। बाकी अभी आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पता होना चाहिए कि ऑपरेशन के अंदर आपके कितने पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, कितने टाइप आप देखने को मिलते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कितने मिलते हैं और आपके पास कंटेंट के अंदर कितने पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। तो 3 आयाम, एक तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि त्रियामी स्थान किसने दिया है, तो गिलफोर्ड ने आपके दिया था। यानी कि 3 डायमेंशन थ्योरी किसने दी है, तो गिलफोर्ड ने दी है। त्रियामी स्थान जो आपका रहेगा या त्रियामी स्थान कह लीजिए, 3 डायमेंशन कह लीजिए। 3 डायमेंशन कौन कौन से, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन में कितने पॉइंट है यहाँ पे आपको देख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके पास इसमें जो है प्रोडक्ट में कितने पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंटेंट में कितने पॉइंट है यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन यहीं से आपका उठा दिया जाए, तो उस करके आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए आगे हम देखेंगे। आगे आपके पास थ्योरी है कोलबर्ग की थ्योरी, हम इसमें देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कोलबर्ग की थ्योरी में मोरल डायलेमा और आपके रीजनिंग के संबंधित इसमें जो इंपॉर्टेंट कौन कौन चीज़ है, मोरल डायलेमा क्या होता है, मोरल रीजनिंग आपकी क्या होती है। अगर आपके पास एक सिचुएशन दी जाए, सिचुएशन क्या होगी कि आपके घर में आग लगी है। अब आपके घर में जो आग लगी है उसमें आपने क्या देखना है, एक साइड आपकी जो है वाइफ है, दूसरी साइड आपकी जो इसमें पिताजी है। अब आपने पिता को बचाना है कि वाइफ को बचाना है, या आपके पास इसमें मोरल डायलेमा कहा जाएगा। मोरल डायलेमा क्या होगा, सबसे कम नुकसान आपको क्या चीज़ में हो रहा है। हो सकता है कि पिता की आयु जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प क्या है कि अपनी वाइफ को बचा दीजिए, क्योंकि वाइफ के पेट में हो सकता है कि आपकी जो है आने वाला वंश आपके पास हो। तो ऐसे में सबसे कम जो नुकसान होगा उस साइड को व्यक्ति जाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसमें जो है अगर आप जो रीजनिंग अगर देखिए, मॉरल रीजनिंग आपका एक कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिलता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है व्यक्ति क्या है वो सोचने लग जाएगा, थिंकिंग अबाउट आपके मॉरल यानी कि नैतिक तौर पर वो सीखना, जो आपने सीखा है नैतिक विकास की संबंधित आपकी कोलबर्ग जो थ्योरी है यही आपकी बता रही है कि नैतिकता के आधार पे वो क्या सोच रहा है कि पिता ने जो मुझे इतना प्यार लाड प्यार से जो है बड़ा किया है, तो ऐसे में जो है क्या मुझे ये बचाना सही होगा कि अपनी वाइफ को मैं बचा रहा हूँ, पिता को छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे में नैतिक अनैतिक की जो बात आएगी, राइट और रॉन्ग की जो बात आएगी, यह मॉरल रीजनिंग आपकी कहलाएगी। यानी कि जो काम आप करने वाले हो तो मॉरल डायलेमा क्या होगा कि सबसे कम नुकसान आपको किस में है, यानी कि बेहतर विकल्प किस समय आपके लिए क्या है कि बीवी को बचाया जाए या फिर पिताजी को बचाया जाए। तो ऐसे में बेस्ट विकल्प आपकी जो वाइफ को होगा, हो सकता है कहीं जो है फादर के साथ जाना चाहे। अब अपने हिसाब से सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। मॉरल डायलेमा होता ही यही है कि आप जो सोच रहे हो आपके हिसाब से वो सही है, सामने वाला सोच रहा है वो भी आपके हिसाब से सही है, वो आपके हिसाब से हो सकता है गलत हो लेकिन उसके हिसाब से वो सही है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने ध्यान रखना है। तो इसमें मॉरल रीजनिंग आपके पास यही आएगा कि सही और गलत आपका इसमें है क्या, इसके अकॉर्डिंग ही आपके पास जो है कोलबर्ग के जो 3 स्टेजेस आपकी बताई है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। 3 लेवल हालांकि किसने बताया है, लेवल हम इसमें 3 कहेंगे, लेकिन जो स्टेजेस है, स्टेजेस इसमें टोटल आपकी 6 रहेगी। 6 स्टेजेस को जो है 3 लेवल में इसमें बांटा गया है। तो स्टेजेस आप अगर आप देखिए तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर भी दी गई है। इसके अलावा आपको मैं लेवल बताता हूँ, तो लेवल के जो नाम है कई बार आपसे पूछे जाए कि किन 3 लेवल में आपके जो है कोलबर्ग की थ्योरी को इसमें रखा गया है। ठीक है, इमेज आप देख लीजिए। इमेज में आप देख सकते हैं पहली अगर आप स्टेज की बात करिए, पहले लेवल की अगर हम बात करें, पहले लेवल में आपके पास इसमें 2 स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी। पहला लेवल आपके पास नीचे से देख लीजिए प्री कन्वेंशनल आपका रहेगा, ये आपके पास इसमें पहला लेवल रहेगा। एज की अगर हम बात करें तो एज इसमें आपके देख सकते हैं, आपके इसमें एज भी लिखी है 3 से लेकर 7 ईयर तक आपकी इसमें देखने को मिलेगी। और इसमें देखिए अगर आप देखिए इसमें 2 पॉइंट आपके देखने को मिले, अवॉइड पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट की इसमें बात की गई है। तो 2 आपकी ये देखने को मिलेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट की बात इसमें समझ लीजिए कैसे होगा, टिट फॉर टैट वाली
बात है कि अच्छा अगर तूने वैसा किया है तो मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करूँगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट इसमें देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात की जाए इसमें जो सेकंड जो आपकी लेवल रहेगा, इसमें कन्वेंशनल का इसमें नाम दिया गया है। एज आपकी रहेगी इसमें से 8 से लेकर 13 ईयर तक। और बाकी जो इसमें कौन कौन से रहेंगे तो यहाँ देख लीजिए, गुड बॉय एटीट्यूड आप इसमें देगा कि मुझे जो है सब देख रहे हैं, मुझे अच्छा बनकर रहना है, इस तरह की चीज़ इसमें देखने को मिल जाएगी। ये डिटेल में आपको जो है अलग किसी और क्लास में इसको सारी थ्योरीज में करवा दूंगा। हालांकि अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन गए एटलीस्ट आपको पॉइंट पॉइंट तो पता होने चाहिए कि किस जो है थ्योरीज में कितने पॉइंट है, क्या क्या चीज़ उसमें की गई है, थोड़ा थोड़ा आपको जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पता आपको चल जाएगा। बाकी जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लगाई है उनको तो ये चीज़ें आराम से समझ आ गई, क्योंकि मैंने ये क्लास में भी आपको जो है डिटेल में समझाई है। एक एक क्लास आपको जो कंप्लीट क्लास आपको प्रोवाइड कराई गई थी। लेकिन जो है यूट्यूब पे अभी जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो है समझना जरूरी है। इसी तरह आपको देखने को मिलेगी तीसरी जो आपका लेवल था तो उसको कहा गया पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें आपके जो है सोशल आपके जो कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल आपके इसमें देखने को मिलते हैं कि उन प्रिंसिपल पे एथिक जो आपकी वैल्यूज़ रहेगी उनसे बाहर आप जो है किसी भी तरह का काम इसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो ये थी आपके पास 6 टोटल स्टेजेस कोलबर्ग की इंपॉर्टेंट है, तो इनको 3 लेवल में आपके डिवाइड किया गया है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे हम देख लेते हैं इसमें थोड़े से और टॉपिक आपके कौन कौन से बच गए हैं। चलिए, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है मेमोरी प्रोसेस। मेमोरी प्रोसेस में अगर आप देखिए तो इसमें कई बार प्रश्न आपसे बनते हैं कि आपके पास इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन सी है, लॉन्ग टर्म कौन सी है, या फिर इसमें जो है एब्रीविएशन आपसे पूछी जाए। तो एक तो आप ये देख लीजिए इसमें शॉर्ट टर्म में आपकी जो कौन कौन सी है, लॉन्ग टर्म आपकी इसमें जो कौन कौन सी है। तो ये चीज़ आपके पास दोनों दी गई, इसको आप डिटेल में देख लीजिए। बाकी इसमें जो 3 तरह की मेमोरी आपके देखने को मिलती है, जो आपकी एक सेंसरी इनपुट या फिर कह लीजिए इमीडिएट मेमोरी आपकी जो रहती है, दूसरी आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी, तीसरी आपके पास लॉन्ग टर्म होगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ से भी प्रश्न आपके मेमोरी से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके पास टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस से, कई बार एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आपकी जो फिजिकल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, एटीट्यूड से आप हो सकता है, अचीवमेंट्स के आधार पे हो सकता है, पर्सनैलिटी बेस पे आपके जो है इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिल सकता है, मोटर एबिलिटी के आधार पे आपका हो सकता है, रेशियल डिफरेंसेस आपके देखने को मिल सकते हैं, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो है डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, इमोशनल डिफरेंस आपके देखने को मिल सकते हैं। हाँ, कारण क्या रहते हैं टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कह लीजिए ये हमने कह दिया है। अगर आपसे पूछा जाए कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कि किस किस तरह कारण से आपके जो है इंडिविजुअल डिफरेंस आपके हो सकते हैं, तो इसमें एक आपका हेरिडिटी रहता है, कई बार आपके जो देखने को मिला कलर आइज आपके रहते हैं, हेयर्स आपके रहते हैं, इस तरह से आपके पास टाइप ऑफ स्किन देखने को मिलती है, शेप ऑफ स्कल, ये आपके जो एक कारण रहेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी। इसके बाद बात की जाए इन्वायरमेंट, इसमें एक कारण हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट, रेस एंड नेशन का इसमें हो सकता है। इसके अलावा सेक्स डिफरेंसेस आपके इसमें देखने को मिल सकते हैं। एज एंड इंटेलिजेंस का इसमें जो है कारण एक हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी के आधार पे भी इसमें एक कारण हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंस का। तो ये चीज़ भी आपको इसमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ तक ये आज की आपकी क्लास थी, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपको लाइव आके पढ़ा सकूं, क्योंकि बीच में जो है मेरी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, उस करके समस्या उत्पन्न हो सकती थी। तो ऐसे में मैंने आपके लिए कोशिश की है कि इस तरह से एक जो है स्लाइड के थ्रू आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, ताकि कम से कम मुझे बोलना पड़े। और अपनी ओर से मैंने कोशिश की कि कम से कम शब्दों में आपको जो है एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हर थ्योरी का थोड़ा थोड़ा पता चल सके। बाकी जो है आपके जो एग्ज़ाम आ रहा है, इस एग्ज़ाम के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम बेहतर होगा। और बाकी जो एग्ज़ाम के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके लिए कितनी हेल्प रही ये सारी वीडियोस जितनी आपको मैंने प्रोवाइड कराई थी। बाकी अपने दोस्तों का वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने जो है वीडियोस शेयर नहीं किए तो कुछ शेयर करने की कोशिश करें, और साथ ही अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि इसके माध्यम से जो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। बाकी आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो है मैं जीवन पर्यंत आभारी रहूँगा। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।